हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस के क्वेश्चनों को जो आपको 10वां में पूछा जाएगा, है ना। तो ऑब्जेक्टिव, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि आपको पूछा है कि आपसे कि पीत रस का स्राव कहाँ से होता है। तो पीत रस का स्राव कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। तो लिख लेंगे आप कि पीत रस का स्राव, पीत रस का स्राव यकृत से होता है। पीत रस का स्राव यकृत से होता है। उसके बाद है कि आपसे पूछा जाएगा, पूछा गया है कि मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ किसके अग्रपाद है। तो बिल्ली क्या है? बिल्ली है। उसके बाद मनुष्य, बिल्ली, मनुष्य और चमगादड़, बिल्ली, मनुष्य और चमगादड़ समजात अंग क्या है इसके? समजात अंग के अग्रपाद है। समजात अंग के अग्रपाद है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कहा गया है किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। ये दो, किसी भी जीव है उसका जीनी जो संरचना है वो क्या कहलाएगा? जीनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है? जीनोटाइप। तो लिख लो किसी जीव की जीनी संरचना, किसी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाती है। जीनोटाइप कहलाती है। अगला लिखेंगे हम लोग कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो आप बताएंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, कौन बताएगा? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। कितने? 2। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है? आपसे पूछ लेगा कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का जो मान होता है वो क्या होता है। और इसमें तो पूछा गया है, कितना में है? 2023 में पूछा गया था कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? किसी माध्यम के अपवर्तनांक, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान sin i बटे sin r होता है। क्या होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान sin i बटे sin r होता है। तो चलिए हम फिर से कर लेते हैं। तो पीत रस का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से होता है। बिल्ली, मनुष्य और चमगादड़ क्या है? ये समजात अंग के अग्रपाद है। किसके? समजात अंग के अग्रपाद है। किसी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाती है। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? आपसे पूछेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? तो 2 नियम। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? sin a बटे sin r होता है। तो इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। तो लिखेंगे कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायऑप्टर होता है। आपसे पूछ लेगा कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? आपसे तो पूछा गया क्वेश्चन है, 10वां में भी गया क्वेश्चन है और ये कितने बार पूछा गया। तो लिख लेंगे कि हीरे का
हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है? 2.42 होता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म जो होता है कितने सतहों से घिरे होते हैं? तो हम लोग खाएंगे एक प्रिज्म 3 सतहों से घिरे होते हैं। 3 सतहों से घिरे होते हैं। एक प्रिज्म 3 सतहों से घिरे होते हैं। आपसे पूछे कि श्वसन क्रिया में कौन सा गैस मुक्त होगा? तो श्वसन क्रिया में कौन सा गैस मुक्त होता है? गैस। देखो श्वसन क्रिया में हम लोग देखो श्वसन क्रिया में CO2 गैस क्या होता है? मुक्त होता है। मुक्त होता है। मुक्त का मतलब होता है हम लोग श्वसन क्रिया जब करते हैं तो गैस को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो श्वसन क्रिया के दौरान हम कौन सी गैस को छोड़ते हैं? CO2 को। हम श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। श्वसन क्रिया में O2 गैस लेते हैं। O2 गैस लेते हैं। आपसे पूछेगा कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कैसन झिल्ली है? कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य झिल्ली है। कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य झिल्ली है। कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य झिल्ली है। एटीपी का पूरा नाम क्या है? अगला सवाल है आपका कि एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एडेनोसिन का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। आपसे वही पूछ लेगा एडीपी का पूरा नाम। एडीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। चलिए एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। लेंस की क्षमता कैसे मात्रा क्या होता है? डायोप्टर। हीरे का अपवर्तनांक 2.42। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरे होते हैं? वो 3 सतहों से घिरे होते हैं। श्वसन क्रिया में हम लोग कौन सी गैस को छोड़ते हैं? CO2 को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। और कौन सी गैस को हम लोग ग्रहण करते हैं? O2 गैस को लेते हैं। सांस के रूप में हम लोग कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। कोशिका झिल्ली आप पूछेगा कैसन झिल्ली है? तो क्या कहोगे? अर्ध पारगम्य झिल्ली है। कैसन झिल्ली? अर्ध पारगम्य झिल्ली है। एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एडीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। आपसे पूछेगा कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो क्या जवाब देंगे आप लोग? स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए, चलिए इसको मिटा लेते हैं तब तक। चलिए क्या है कि स्टार्च की उपस्थिति की
जांच के लिए, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए आयोडीन, किसका, आयोडीन विलयन, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए आयोडीन विलयन का उपयोग होता है। आयोडीन विलयन का उपयोग होता है, आयोडीन विलयन का उपयोग होता है, आयोडीन विलयन का उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित किन कारणों पर निर्भर करेगा। देखो प्रकाश संश्लेषण का जो होगा, हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो किस कारणों पर निर्भर करती है। इसके दो कारण है। पहला क्या है, प्रकाश संश्लेषण की दर कौन कौन से है, प्रकाश संश्लेषण की दर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। तो पहला नंबर में किस पर, पहला नंबर में है प्रकाश के गुण, कौन से, प्रकाश के गुण, और बी नंबर में है प्रकाश के गुण और प्रकाश की मात्रा पर, प्रकाश की मात्रा पर। देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो दर है अर्थात स्पीड, वो जो क्या होगा, प्रकाश के गुण पर निर्भर करेगा, किस पर, प्रकाश के गुण पर। और जो है दूसरा क्या है कि प्रकाश की मात्रा पर, मात्रा का मतलब कितनी अधिक में प्रकाश आए, ये क्या हो गया, मात्रा, क्वांटिटी। चलिए अगला सवाल, अगला क्या है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। आप जानते होंगे कि रक्त का लाल किस कारण होता है। रक्त का लाल किस प्रोटीन के कारण, किसके कारण होता है, तो रक्त का लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग, हाँ रंग लिख लो यहाँ पे, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त किस रंग के होते हैं, लाल रंग के होते हैं। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। आपसे पूछ लेगा कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आप क्या जवाब देंगे। तो रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। कौन सा धातु, लोहा। रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। रक्त में कौन सी धातु, लोहा धातु पाया जाता है। रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। अब क्लोरोफिल का नाम आप लोग सुने होंगे। क्लोरोफिल के कारण पत्ते का रंग क्या होता है, हरा होता है, वो भी लिख लो। क्लोरोफिल के कारण पत्ते का रंग हरा होता है। पत्ते का रंग हरा होता है। चलिए एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए हम लोग आयोडीन विलयन का उपयोग करते हैं। चलिए ठीक। प्रकाश संश्लेषण की दर किस पर निर्भर करती है, पहली बात है प्रकाश के गुण पर, दूसरी बात क्या है, प्रकाश की मात्रा पर। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। रक्त में क्या पाया जाता है, कौन सी धातु होता है, तो वो कौन सा धातु होता है, लोहा धातु होता है। क्लोरोफिल के कारण पत्ते का रंग क्या होता है, यहाँ देखिए पत्ते का रंग क्या होता है, हरा होता है। रक्त किसके कारण पत्ते का रंग हरा होता है, तो आप कहेंगे क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पत्ते का रंग हरा होता है। चलिए इसको मिटा, अगले वाला है कि दांत का कठोरतम भाग को क्या कहते हैं, बताइए आप लोग। दांत का कठोरतम भाग, दांत के कठोरतम भाग क्या है, इनामेल है। इनामेल है। दांत का कठोरतम भाग क्या है, इनामेल है। दांत का कठोर भाग इनामेल है। दांत का कठोर भाग क्या है, इनामेल है।
एक है, एक ग्वाइटर रोग है, किसके कारण होता है? गोवाइटर, ग्वाइटर रोग या घेंघा रोग या घेंघा, ग्वाइटर रोग या ग्वाइटर रोग या घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होते हैं। किसकी कमी से होता है? आयोडीन, आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। ग्वाइटर रोग या घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। क्या लिखेंगे हम लोग? थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? देखिए क्या, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन में आयोडीन का होना आवश्यक है, आवश्यक है। चलिए, थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन का होना आवश्यक है। उसके बाद है कि अपघटक कवक क्या है? अपघटक के उदाहरण है? कवक, कवक, अपघटक, कवक क्या है? अपघटक, अपघटक के उदाहरण है। कवक क्या है? अपघटक के उदाहरण, कवक, कवक अपघटक के उदाहरण है। अगला लिखेंगे कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य। कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा, पृथ्वी पर ऊर्जा का, पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, सूर्य है। पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी होते हैं? तो आप कहेंगे 3। कितने? एक वन पारिस्थितिक तंत्र में लिख लेंगे, एक वन पारिस्थितिक, पारिस्थितिक, पारिस्थितिक तंत्र में 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। आप कहेंगे कौन कौन? तो पहला है स्वपोषी, कौन सा? स्वपोषी। दूसरा क्या है? स्वपोषी। उसके बाद है परपोषी, परपोषी। एक होता है विषमपोषी। 3 नंबर में क्या है? विषम पोषी, स्वपोषी, परपोषी और विषमपोषी। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने स्तर हैं? 3 स्तर है। कितने स्तर हैं? 3, 3। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? सूर्य। वो भी लिख लो। जीवाश्म, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक स्रोत क्या है? वास्तविक स्रोत क्या है? सूर्य। वास्तविक स्रोत, स्रोत सूर्य है। जो दहन कर उत्पन्न उष्मा, उसे क्या कहते हैं? जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे ईंधन कहा जाता है। लिख लो, जो दहन कर, जो दहन कर, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं
जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसे ईंधन कहते हैं। ईंधन, उसे ईंधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आप इसको क्या करेंगे? बार बार देखेंगे जिससे आपको याद हो जाए। यूरो सेकेंड का संबंध किन से? वायु प्रदूषण से। लिखेंगे यूरो सेकेंड। यूरो सेकेंड का, सेकेंड मतलब दूसरा, यूरो 2 का संबंध, यूरो 2 का संबंध किससे है? संबंध वायु प्रदूषण से। वायु प्रदूषण से है। वायु प्रदूषण से है। यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है? प्रिज्म के द्वारा। लिख लो, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण प्रिज्म के द्वारा। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण प्रिज्म के द्वारा। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण किसके द्वारा होता है? प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न होता है। प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न होता है। इसके बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसको आप नोट में लिख लीजिए, NOTE नोट। इसका क्या होता है? शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? ठोस CO2 को कहते हैं। देखिए, शुष्क बर्फ है ना, कई बार पूछे गए हैं कि शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? तो ठोस CO2 अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। चलिए एक बार रिवीजन कर ले। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? सूर्य है। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। यूरो सेकेंड का जो संबंध है वो किससे है? वायु प्रदूषण से है। श्वेत प्रकाश में वर्ण जो विक्षेपण होता है, वर्ण मतलब कि रंग का जो विक्षेपण होता है वो किसके द्वारा होता है? वो प्रिज्म के द्वारा होता है। नोट में क्या लिखा है हम लोग? देखिए यहाँ पे नोट है। नोट में लिखाया गया है कि शुष्क बर्फ ठोस CO2 को कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस CO2 को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते